हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जामिनेशंस पास हैं, इसी वजह से ये नोट्स स्पेसिफिकली आपके एग्जामिनेशंस के लिए बनाए गए हैं। एग्जामिनेशंस में इसी से आने वाला है और कहीं से भी कोई भी ऐसा इररेलेवेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, उन सारे फालतू के टॉपिक्स को हमने कर दिया है एलिमिनेट। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम करती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर की शुरुआत ही हम ऐसे टॉपिक से करेंगे जिससे पास्ट में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट काफी लंबे समय से इवॉल्व हो रहा है और इसी वजह से इसकी एक काफी लंबी हिस्ट्री भी रही है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का इसमें काफी लंबा योगदान रहा है। इसमें जब शुरुआत हुई तो एक नाम बहुत ही जाना माना है और वो नाम है एडम स्मिथ का। इकोनॉमिक्स की क्लासिकल थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आते गए, नई नई सिचुएशंस देखने के लिए मिली और इकोनॉमिक्स में काफ़ी बदलाव आए। इसी वजह से आपके दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट निकल कर सामने आए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल में स्टडी करता है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एज अ लार्ज उसकी स्टडी करता है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन, इट अज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट एज नॉर्मल सिचुएशन। क्लासिकल थ्योरी ये मान के चलती थी कि किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन नहीं है और जो मार्केट है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है। सुन के ही समझ में आता है कि ऐसी थ्योरी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में महंगाई ना हो और एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से फैला हुआ हो, और फुल एम्प्लॉयमेंट को ये नॉर्मल सिचुएशन माना करते थे। आप खुद सोच के देखिए, चाहे एक्सट्रीम डेवलप्ड नेशन हो तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेरोजगारी वहां पर देखने के लिए तो मिलती है। द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी अकर्स इन लेबर, गुड्स एंड मार्केट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है, ये कहाँ देखने मिलेगा आपको क्लासिकल थ्योरी में? लेबर में, गुड्स में और मनी मार्केट्स में। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए वो व्यक्ति जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया, उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया इसे, और वो व्यक्ति कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स। तो यहां जो कीन्स थे, इन्होंने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये जो सिचुएशन है ये अनरियलिस्टिक है। क्या क्या उन्होंने पॉइंट दिए क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट में? उन्होंने ये बोला कि आप जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं, ये संभव नहीं है, अनरियलिस्टिक है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से, हाँ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना से, तो ये नाम था यहाँ पर, ये जो सेज लिखा है तो ये उन इकोनॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने थ्योरी दी थी। उन्होंने उनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया और क्या कहा कि आप गलत कह रहे हैं। क्या कहा था से ने? उन्होंने ये कहा था कि जो मार्केट है अपनी डिमांड और सप्लाई खुद ही क्रिएट कर लेता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। He stated that a part of income is saved and is not automatically invested at saving and investment are different. All in all, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब, आपने ये तो बोल दिया कि डिमांड और सप्लाई अपने आप जनरेट हो जाती हैं, लेकिन सेविंग कहाँ गई? और जो सेविंग हुई भी है तो क्या वो सेविंग हमेशा सिर्फ सेविंग रहती है? क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनती? तो आंसर इज करेक्ट। जो कीन्स ने कहा वो बात एकदम ठीक थी, क्योंकि सेविंग हमेशा सेविंग नहीं होती, इन्वेस्टमेंट भी बनती है। और ज़्यादातर लोग जो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं वो हमेशा अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर उन्होंने यही बोला कि ऐसी सिचुएशन तक आ सकती है सेविंग में जो इन्वेस्टमेंट को एग्जीट कर जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट क्या है? पॉजिटिव। वो बात ये भी सही है। आप सोचो कि सेविंग्स में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलने लग जाए तो कई बार वो इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10% इंटरेस्ट रेट अगर उसको मिल रहा है तो 10 साल में वो डबल हो जाएगा।
तो ये भी तो अच्छे रिटर्न्स कहलाते हैं। तो कीन्स ने एक बात और ये भी बोली कि जो सेविंग है कई बार इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और वो क्या है, हर एक थ्योरी को हम पढ़ते हैं किसमें, शॉर्ट रन में। किसमें पढ़ते हैं, शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में उनका मानना था कि वी ऑल आर डेड। उसी तरीके से मार्केट जो है वो भी शॉर्ट रन में ही चलता है। सो क्लासिकल थ्योरी जो थी एम्प्लॉयमेंट की, ये अनरियलिस्टिक थी, इनकेपेबल थी प्रेजेंट डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए कीन्स ने काफ़ी अच्छी थ्योरीज डेवलप करके दी जो कि चलती थी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये सारे टॉपिक्स, ये जो टर्म्स हैं ये हम पहले कवर कर चुके हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट विच गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन दी इकोनॉमी, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए ताकि एक इक्विलिब्रियम, दैट इज सिचुएशन ऑफ रेस्ट, विच इज इक्वल, जो कि इक्वल होगी किसमें, डिमांड में और सप्लाई में। व्हेन देयर इज इक्वल डिमांड एंड इक्वल सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब देखेंगे कि कंपोनेंट क्या है किसके, एग्रीगेट डिमांड के। नाउ एग्रीगेट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर्स से ली जाएगी हमारे इकोनॉमी में एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो सारा टोटल होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे ही बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड। कौन कौन से इसके कंपोनेंट है ये समझेंगे। तो इसमें पहला कंपोनेंट है सी, और ये स्टैंड करता है फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो घर होते हैं उसमें जितनी भी कंजम्पशन होती है उसे ही बोला जाता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहीं से अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। भारत में या जिस देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस देश के बारे में समझने के लिए पहला कंपोनेंट है सी, और ये सी स्टैंड करता है फॉर प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किससे, डिस्पोजेबल इनकम से। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो सारे सोर्सेस से कमाई जा रही है एक हाउस होल्ड के द्वारा फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग, उसे ही बोला जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। एग्जाम्पल के लिए राजू और उसके साथ में परिवार के 4 लोग और रहते हैं, वो सभी मिलके मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब 1 लाख रुपए ही उसकी डिस्पोजेबल इनकम है। अब क्या किया जा सकता है इस 1 लाख रुपए का, इधर कंज्यूम किया जा सकता है या फिर सेव किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड स्टैंड फॉर सी। अब हम पढ़ रहे हैं फर्म्स को, एंड उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से इसको रेफर किया जाता है एज आई, क्योंकि आपको फर्म्स में क्या देखने मिलते हैं, कैपिटल गुड्स। अब इन कैपिटल गुड्स में आपको फिजिकल कैपिटल असेट जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये भी देखने मिलेंगी। साथ ही आपको जो उनकी इन्वेंट्री में चेंज आया है, मतलब जो उनके स्टॉक में चेंज आया है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। इन्वेंट्री ही स्टॉक कहलाती है। तो फर्म्स में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है दैट इज कैपिटल गुड्स, और उनका चेंज इन स्टॉक पूरे साल का जो हुआ है उसे डिनोट करेंगे एज आई। देन कम्स गवर्नमेंट का वो पूरा खर्चा जो कंज्यूमर के गुड्स पर खर्च हुआ है और कैपिटल गुड्स पर हुआ है, ताकि इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई की जा सकें। इसे ही बोला जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये स्टैंड करता है एज द टर्म जी। अगेन हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट खर्च करेगी कंज्यूमर गुड्स पे,
और कैपिटल गुड्स पे। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ये दो तरीके का होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो सैलरी वगैरह दी जाती है वो किस कैटेगरी में आ गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन्स चला दी, रेलवेज डेवलप किए, सड़कें बना दी, तो ये किस में गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो यही दो तरीके हो गए यहां पर। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, ये हम पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। तो फाइनली यहां तक समझने के बाद हमें एक बात ये समझ में आई कि एग्रीगेट डिमांड जो है इसके होते हैं चार कंपोनेंट। हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम किया गया सी, फर्म्स के द्वारा खर्च किया गया पैसा आ जाएगा एज आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया आएगा जी, और नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहां तक फॉर्मूला ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रियलिटी को समझने के लिए कि सच में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ दो प्लेयर्स का होना जरूरी है। पहला प्लेयर है हाउस होल्ड, दूसरा प्लेयर है फर्म्स, मतलब सी इंपॉर्टेंट है और आई इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड की स्टडी में हम अज्यूम करके चल रहे होते हैं और कैलकुलेट करते हैं सी को मान के और आई को मान के, और इसे ही बोला जाता है टू सेक्टर मॉडल इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई टू सेक्टर मॉडल कौन है, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर थ्री सेक्टर पूछें तो गवर्नमेंट डाल दो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। और अगर फोर सेक्टर बोले तो ऑलरेडी आपके सामने फोर सेक्टर मॉडल तो है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। So, aggregate demand upon the level of income in the economy, generally there exists a positive relationship. Now, remember, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इनकम बढ़ेगी उतना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना इनकम घटेगी उतनी एग्रीगेट डिमांड भी घटेगी, है ना। इकोनॉमिक्स बड़ी सिंपल है और इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, खर्चा करेंगे ना लोग, तो इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इनकम के घटने से एग्रीगेट डिमांड घटी। इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल्स में समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मान के चलने, जिसमें पहला मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर आप मान के चलेंगे कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है। इसके बाद जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, इस एग्जांपल से समझेंगे आप तो ये पूरा आपको समझ में आएगा। तो राजू जो है उसे घर से निकाल दिया गया, ठीक है। घर वालों ने बोला बेटा निकम्मी औलाद, बाहर घर के अयो मत। अब राजू चला गया बेचारा उदास होके। अब उसको भूख लगी, जेब में कोई पैसे नहीं थे, तो अब खाना तो उसको खाना है चाहे जैसे खाए। तो वो एक गुरुद्वारे में जाता है, वहाँ लंगर चल रहा होता है और वहाँ बैठ के वो खाना खाता है, पेट भर लेता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो क्या उसका कंजम्पशन भी जीरो है? अगर उसकी इनकम जीरो थी तो क्या उसका कंजम्पशन भी जीरो है? आंसर इज यस, करेक्ट। आंसर इज नहीं। चाहे उसकी इनकम भले जीरो थी लेकिन उसका कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो था। तो पहला पॉइंट ही यही है कि कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। चाहे व्यक्ति की आय शून्य हो तब भी उसके द्वारा कुछ ना कुछ खर्चा तो किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो लोगों को पूरा करनी पड़ती हैं। अब आते हैं हम इस शेड्यूल में। तो मान लेते हैं कि राजू की जो इनकम थी वो क्या थी, जीरो। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो आप ये मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट तो हमेशा एज इट इज रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जिस गुरुद्वारे में वो
बैठा था, उस गुरुद्वारे को बनाने में कुछ खर्चा तो आया होगा। तो मान लेते हैं कि वो 10 यूनिट्स में था, तो वो थ्रू आउट द ईयर 10 यूनिट्स में रहेगा। अब चाहे राजू आए ना आए, राजू की जगह कोई और आए, कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज ही रहती है। इसी के साथ साथ आपको ये समझना जरूरी है कि अब आगे चल के जो है उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो कहानी में आता है टर्न, और राजू ये सोचता है कि अब मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब तो करूंगा। तो वहीं गुरुद्वारे के बाजू में उसकी जॉब लग गई। अब जो उसकी जॉब है उसमें धीरे 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 हर दिन उसकी इनकम बढ़ेगी। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमें देखने मिलता है। तो अगले दिन उसकी इनकम बढ़ी और ये हो गई 20। तो उसका जो कंजम्पशन था, उसने सोचा भाई आज कुछ पैसे आए हैं तो थोड़ा और खर्च कर लेते हैं। तो पहले दिन जहां उसका कंजम्पशन 20 यूनिट था, अगले दिन उसका कंजम्पशन कितना हो गया, 25 यूनिट। अगले दिन उसने और पैसा कमाया, उसकी इनकम हो गई 20 से 40। राजू खुश, उसने बोला कि भाई थोड़ा सा और खर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी उसका कंजम्पशन भी बढ़ता गया। तो उसका कंजम्पशन कितना हो गया, 30। फिर इसके बाद उसकी इनकम और बढ़ी तो उसका कंजम्पशन और बढ़ गया। लेकिन आप यहां एक बात ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी इनकम कम थी, है ना। देखो इनकम कितनी थी, 0, कंजम्पशन कितना था, 20। आगे चल के उसकी इनकम बढ़ गई लेकिन कंजम्पशन कम हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने की वजह थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इंसान पैसा सेव करने लगता है। तो शुरू में जो व्यक्ति होता है उसकी इनकम कम होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आगे चल के इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद चल के इनकम बढ़ जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इंसान जो है वो पैसा सेव करने लगता है। जैसा कि यहाँ पर इनकम अगर उसकी 60 रुपीज़ थी, कंजम्पशन अगर उसका 40 था, तो 20 रुपये उसने सेव भी किए होंगे। और एग्रीगेट डिमांड को अगर आपको देखना है तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, C प्लस आई, जो भी मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम इस कर्व में और इसको समझेंगे। तो पहला सवाल कि क्या आपको यहां पर C, I और AD इनका मीनिंग समझ में आया। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसी वजह से यहां पर जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिल जाती है। अब कंजम्पशन का कर्व जो है वो कैसा जाएगा, ऊपर, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ धीरे धीरे जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता है। इसी वजह से अगर हमसे बोला गया कि भाई एग्रीगेट डिमांड बताओ, तो आप क्या करोगे, C प्लस आई। तो एक नई लाइन बन के आएगी सामने जो कि कुछ इस तरीके से होगी और आपको दिखाएगी ये C प्लस आई। नाउ इसमें एक बात और है समझने वाली, वो क्या है कि चाहे इनकम 0 रही हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता है। इसीलिए कंजम्पशन जो है वो हमेशा y एक्सिस में थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, क्योंकि कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इनकम कैन बी 0, तो इनकम जो है वो 0 से शुरू हो सकती है। अब समझेंगे ऑब्जर्वेशंस। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, हम समझ चुके हैं यहां पर। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है ये हमेशा सीधी लाइन होती है। स्लोप जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें, आप एक बात ये सोचें कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानों में जो स्टॉक होता है वो उतना ही होता है जितना वो बेच सकते हैं, और वो बेच कितना सकते हैं, जितना आप खरीद सकते हैं। तो इसी वजह से हमेशा इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमेशा इक्वल होती है, किसके, नेशनल इनकम के। तो आपको ये समझना होगा कि नेशनल इनकम जो है हमेशा इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो एक इकोनॉमी में एक समय में सप्लाई की जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होती है किसके, नेशनल इनकम के। और इसी वजह से याद रखना जो इनकम है
इसे हमेशा इंडिकेट किया जाता है विद द टर्म y, है ना। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये हमेशा एक ही रहेंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कंजम्पशन और सेविंग। देखो इनकम है, इनकम में आपको दो चीजें देखने मिलती हैं। क्या, इधर आप पूरा पैसा कंज्यूम कर लोगे तो 100% कंजम्पशन। मान लो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, अगर आपने 1 लाख रुपए में 1 लाख खर्च कर दिया तो आपका कंजम्पशन 1 लाख, सेविंग 0। या क्या हो सकता है, आपने 80,000 खर्च कर दिए, 20,000 सेव कर लिए, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, आपकी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, 80,000 प्लस 20,000। इसी वजह से यहां पे यही बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम, कुछ भी मान लो, इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हमने क्या समझा, ये समझा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है किसके, नेशनल इनकम के। और नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। यहां पर चार्ट बना हुआ है, इनकम कितनी है, 0। अगर इनकम 0 है तो सीधी बात है एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी, 0। कंजम्पशन अगर 40 था तो सेविंग कितनी हो गई, -40। भाई एक बात बताओ, राजू 0 रुपए कमा रहा था, है ना, उसका कंजम्पशन कितना है, 40। तो एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से राजू की सेविंग पॉजिटिव तो छोड़ो नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि वो बिना कमाए कंज्यूम कर रहा है, इसी वजह से उसकी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव। तो इससे ये बात भी समझो कि जो इनकम है नेगेटिव नहीं हो सकती, कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकता, बट सेविंग नेगेटिव हो सकती है। तो यहां पर जो सेविंग है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और आगे चल के इनकम हुई 100, कंजम्पशन हो गया 120, तो सेविंग कितनी है, -20। फिर आगे चल के भाई ने 200 कमाए और 200 के 200 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी हो गई, 0। एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई, 200। फिर आगे चल के राजू ने और पैसा कमाया, कंजम्पशन हुआ सिर्फ 280 का, तो सेविंग कितनी हो गई, 20 की। तो 280 + 20 इज इक्वल टू 300। ऑल इन ऑल याद रखने वाली बात यह है कि इसके कर्व में हमेशा एक 45 डिग्री की लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है, जो वैल्यू यहां है वो यहां है, तो हमेशा ये 45 डिग्री के एक्सिस में लाई करती है। तो हमारा अगला टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसको सुनते ही पैनिक कर जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा पैनिक करने जैसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च करता है, तो 20 रुपए बचाता है। इसी को अगर हम ग्राफ में डाल दें तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंजम्पशन फंक्शन, जिसे एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इन शॉर्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हिस्सा होता है हमारी इनकम का जिसे हम खर्च कर देते हैं, या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम में। जैसे हमारे एग्जांपल में अभी के लिए हमने 100 रुपए माना था, तो बस इसी की अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बन जाती है। इसे ही बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं, बहुत इजी है। देखो इनकम जब 0 थी, है ना, यहां पर ध्यान देना आप, इनकम जब 0 थी तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन था। तो यहां पर ये जो कंजम्पशन था, इनकम यहां पर रही 0, कंजम्पशन पॉजिटिव था, क्योंकि आपको पता है कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से शुरू हुआ, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, फिर इसके बाद एक पॉइंट में इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गए। तो यहां से ये बढ़ता चली गई इनकम, ये बढ़ती हुई आई कंजम्पशन, यहां पर आके ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। फिर देखो आप, इनकम बड़ी हो गई, इनकम 300, कंजम्पशन 280, इनकम 400, कंजम्पशन 360। तो आपने क्या देखा कि इनकम ऊपर जा रही है, कंजम्पशन नीचे जा रहा है। तो आपको एक बात क्या समझ आई यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये समझ आया कि इनकम 0 से शुरू होकर आगे चल के पॉजिटिव हो गई, कंजम्पशन पॉजिटिव से शुरू होने के बाद भी इनकम के नीचे रहा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो इनकम है वो
इक्वल हो जाएगी कंजम्पशन के और एक पॉइंट में ऊपर निकल जाएगी। कंजम्पशन पॉइंट से पॉजिटिव से शुरू होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में इक्वल होगा, बट एक पॉइंट में नीचे रह जाएगा किसके, इनकम के। तो कंजम्पशन पहले ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, फिर कंजम्पशन इनकम इक्वल हो जाती है, फिर कंजम्पशन कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। इसे ही रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्राफ में और यही बन गया हमारा कंजम्पशन कर्व। ये जो एरिया है हमारा, जब तक हम कम रहे थे, खर्च ज्यादा कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डिस सेविंग, और यही था इसका रिप्रेजेंटेशन। समझेंगे अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता है इवन व्हेन इनकम इज जीरो। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनकम जो है वो कंजम्पशन से कम होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, डिस सेविंग, ये वाला एरिया। फिर ब्रेक इवन में आ जाते हैं जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर आगे चल के आप गैस कर ही गए होंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनकम जो है वो आगे निकल जाती है किससे, कंजम्पशन से। ये क्वेश्चन सेटेरस पेरिबस ये पूछा जा चुका है कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, देखो हमेशा इको में जब भी हम पढ़ते हैं तो 2-3 फैक्टर तो होते ही हैं, कुछ भी हो सकता है, इनकम, सप्लाई, डिमांड, कुछ भी, है ना। तो एक फैक्टर की स्टडी हम कर रहे होते हैं और बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए डिमांड में हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सीजन, वेदर, बहुत सारी चीज़ें, बट हम सिर्फ एक को कांस्टेंट मानते हैं। सिंपल शब्दों में मान लो अगर आपके पास 4 फैक्टर हैं ए, बी, सी और डी, और आप ए पढ़ रहे हैं, तो बी, सी, डी अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगे और उनका कांस्टेंट हो जाना ही कहलाता है सेटेरिस पेरिबस। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ऑल अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज्ड और कांस्टेंट। इट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर चेंजिंग, दैट इज स्पेसिफिक कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन फोकस्ड। और ये जो है ये एक लैटिन शब्द होता है, बट इसे मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की हमको कैसे पता चलती है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। 4-5 फैक्टर होते हैं। लेकिन अब मान लो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, तो यहां पर ये तो चेंज होगा लेकिन ये चारों कांस्टेंट हो जाएंगे, या फिर हम ये पढ़ रहे थे तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक का चेंज होना, बाकियों का कांस्टेंट रहना इज कॉल्ड सेटेरिस पेरिबस। इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फिर आता है टाइप ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। यहां पर आपको 2 तरीके की प्रोपेंसिटी देखने मिलेंगी, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे बोला जाता है एपीसी। अगेन एपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और फिर है एमपीसी। तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये बहुत सिंपल सी बात है भाई। एक काम करो, आपका जो कंजम्पशन है उसको उठा लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, इनकम से, आपका क्या मिल गया, एपीसी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एपीसी का, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर इनकम गिवन है, यहां पर कंजम्पशन गिवन है। इनकम 0, कंजम्पशन 40, तो एपीसी आना संभव ही नहीं है क्योंकि इनकम क्या है, 0 है। फिर आगे चल के इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई, इनकम हो गई हमारी 100, कंजम्पशन कितना हो गया 120। तो हमें क्या करना था, फॉर्मूला क्या कहता, इनकम अपॉन कंजम्पशन, तो 120 अपॉन 100, तो आंसर आ गया 1.2। इनकम और बढ़ी, हो गई 200, कंजम्पशन 200, तो 200 अपॉन 200 विल बी 1। फिर आगे चल के इनकम और बढ़ी, 200 से कितनी हो गई 300। अब आपको पता है कंजम्पशन से आगे निकल जाएगी कौन, इनकम, तो हो गया 280 अपॉन 300, तो ये कितना हो गया 0.933। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जो एपीसी है शुरू में ज्यादा था, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा। तो यहां से एक बात ये समझ लो, आपकी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी एपीसी जो है ये उतना कम होता जाएगा। अब हम समझेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो पहला एपीसी इज मोर देन 1। शुरुआत में हमने देखा एपीसी इज मोर देन 1, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में इंसान का कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं, इसी वजह से एपीसी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर आगे चल के
1 के बाद एपीसी और कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है। सो इन शॉर्ट बात कहने की ये है कि जितनी इनकम बढ़ेगी एपीसी उतना कम होगा। और एक और बात, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? जब दोनों में कोई एक हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और हमें पता है कि कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर एपीसी कैसे नेगेटिव होगा? हो पाना संभव ही नहीं है। सो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। फिर आता है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे से समझ में आया है तो आपको एक बात ये भी अच्छे से समझ में आएगी कि मार्जिन का क्या मतलब होता है। जस्ट बाजू में जो होता है और जो अभी की यूनिट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, वो मार्जिन है। अभी मान लेते हैं अभी का पॉइंट है 100, जो अगली यूनिट है उसका पॉइंट कितना है 150, तो इन दोनों के बीच में मार्जिन कितना है 150 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हुआ 50। बस यही होती है मार्जिन। अब इसी को आप कंजम्पशन में लगा दो, बीच के डिफरेंसेस निकाल दो। तो इसका फॉर्मूला कहता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फॉर्मूला से चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी हमें यह बताता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति कितना ज्यादा कंजम्पशन चेंज कर रहा है। इसी की स्टडी को बोला जाता है एमपीसी। व्यक्ति की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसके कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, इसी की स्टडी कहलाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। फॉर्मूला कहता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फॉर्मूले से समझने के बाद अब हम इसको समझेंगे एक न्यूमेरिकल में डाल के। इनकम जीरो थी, ठीक है, हमने देखा कि इनकम कितनी थी, जीरो। जीरो से कितनी हो गई 100, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 100। बट यहां क्योंकि इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ना तो हमें चेंज इन कंजम्पशन मिलेगा, ना तो हमें चेंज इन इनकम मिलेगी, ना हमें एमपीसी मिलेगा। बट अब आपको डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में इनकम में चेंज कितना आया 100 का, फिर 100 से कितनी हो गई 200, तो यहां पर इनकम कितनी हुई 100 से 200, तो इनके बीच का चेंज कितना आया, यहां भी 100, फिर यहां भी 100, फिर 200 से कितनी हो गई 300, फिर 300 माइनस 200 करो तो कितना हो जाता है 100। तो यहां पर जो डिफरेंस है कितना है, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100 और इसमें भी 100, ये यहां लिखा हुआ है। इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, 110 से 60 घटा दो 50 बचे, 150 में से 110 घटा दो 40 बचे, 180 में से 150 घटा दो 30 बचे, 200 में से 180 घटा दो 20 बचे, है ना। इसी को फॉर्मूले में रख दो। तो आपने क्या करा, 50 डिवाइडेड बाय 100 तो आ गया 0.50, 40 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 0.50, 30 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 0.30, 20 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 0.20। बस सिंपली यही है एमपीसी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आया, देखो एमपीसी क्या, जैसे एपीसी एक से ज्यादा हो सकता था, लेकिन क्या एमपीसी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 से कम ही रहेगा, तो 0 से 1 के बीच में हमेशा एमपीसी रहेगा। फिर एमपीसी जो है वो जो पुअर होते हैं उनकी ज्यादा होती है, जो रिच लोग होते हैं उनकी एमपीसी कम होती है। क्यों? एक व्यक्ति जो ऑलरेडी रिच है उसके पास सभी संसाधन पहले से उपलब्ध हैं, तो अपनी इनकम का खर्चा वो ज़्यादा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास साधन पहले से हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो गरीब था, अगर उसके पास इनकम आनी शुरू होती है तो धीरे धीरे उन संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी आय का, इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उनको खरीदने में करेगा। तो उनकी एमपीसी हाई होगी, जो रिच हैं उनकी कम होगी। और एमपीसी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनकम बढ़ते बढ़ते जितना ज़्यादा बढ़ेगी, जो कंजम्पशन है उतना कम होगा, तो कंजम्पशन जितना कम होगा एमपीसी उतना कम होगा। फिर आता है एमपीएस। हमने बात कर ली कंजम्पशन की, अब हम बात करेंगे सेविंग की। बस कंजम्पशन के फॉर्मूले में सी की जगह एस लगा देंगे तो आपका बन जाएगा एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो दो तरीके की होती हैं। एपीएस का फॉर्मूला सेविंग अपॉन इनकम, एपीसी में क्या था कंजम्पशन अपॉन इनकम, यहां पर है सेविंग अपॉन इनकम। अब हम समझेंगे एपीएस के बारे में थोड़ा और। शुरू करने से पहला पॉइंट,
पहले एक पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि जो सेविंग है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेविंग कैन बी नेगेटिव, क्योंकि व्यक्ति की इनकम जीरो होने पर भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, इस वजह से जो उसकी सेविंग है वो नेगेटिव हो सकती है। तो इनकम जब जीरो थी तो सेविंग कितनी हुई? -40, तो ईपीएस आया नहीं। जब इनकम 100 हुई तो सेविंग कितनी हुई? -20, तो -20/100 कितना आ गया? 0.2। 200 सेविंग जीरो, तो 0/200, तो एपीएस विल बी 0। 300 और सेविंग कितनी है? 20, तो 20/300 0.6। फिर 40 है सेविंग, इनकम है 400, डिवाइड कर दो तो 40/400 विल बी 0.1। एज सिंपल एज दैट, सिंपली सेविंग अपॉन इनकम और आपका एपीएस आपको मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। सेविंग, देखो भाई, इंसान जितना कमाएगा उतना तो सेव कर नहीं सकता ना, कि 1 लाख कमाए और 1 लाख रुपए में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा हो पाना असंभव है। इसी वजह से एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता या 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ में एपीएस जो है ये 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति जो है हो सकता है सेव ना कर पाए। आप हमेशा ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां पर कई बार हमारे पास सेविंग्स नहीं हो पाती, और ज़्यादातर केस में तो नहीं हो पाती। खैर, यहाँ पर एपीएस जो है ये 0 हो सकता है, एपीएस जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? उधारी लेनी पड़ती है ना कई बार, तो सेविंग कौन सी है? कोई नेगेटिव सेविंग। कंजम्पशन चल रहा है, कमाई नहीं है, तो क्या है? हाँ जी, वही बात कि एपीएस जो है ये नेगेटिव हो सकता है, और ये दिखलाता है किसको? डिस सेविंग को। और इनकम बढ़ती जाएगी, तो इनकम के बढ़ते पैटर्न के साथ जो सेविंग है ये भी बढ़ती है। तो एपीएस जो है ये राइज करेगा विद द राइज इन इनकम। फिर आता है एमपीएस, अगेन वही बात, मार्जिनल का फंडा मैंने आपको बताया था, जो अभी है उसको आने वाले से माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? मार्जिन। जैसे कि यहां पर इनकम 100 से कितनी हो गई? 0 से कितनी हो गई? 100, तो इनकम कितनी मिली आपको? 100। यहां सेविंग अगर आप देखो तो -40 से कितनी हो गई? -20, मतलब यहां कहीं ना कहीं सेविंग 20 रुपए बढ़ गई है। फिर इसके बाद अगर आप 20 से देखो, -20 से देखोगे तो 0 हो गया, तो भाई -20 की रिकवरी की ना उसने, तो 20 रुपए कहीं ना कहीं सेव किए होंगे। तो इसी वजह से आप देखोगे कि फॉर्मूला से चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, और यहां पर आपको देखने मिल जाएगा कि उसने इस केस में तो सेम तरीके से पैसे को सेव किया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे उसकी सेविंग बढ़ी है, और यहां पर फॉर्मूला जो यूज किया गया है वही है डेल्टा सेविंग, दैट इज चेंज इन सेविंग अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन इनकम। ऑब्जर्वेशन, एमपीएस 0 से 1 के बीच चलता है। एमपीएस 0 हो जाएगा, और सेविंग 0 कब होती है? जब आप सब कुछ कंज्यूम कर लो, 1 लाख में 1 लाख खर्च कर दो, हो गई 0। तो एमपीएस विल बी 0 व्हेन एंटायर इनकम इज कंज्यूम्ड, और एमपीएस कैन बी 1 अगर आपने पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी 1। अब याद रखना ये टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है, जो चेंज इन इनकम है उसमें सेव किया। जैसे उसने 100 से 200 कमाया, तो उसमें अगर उसने 100 बचा लिए, तो यहां पर एमपीएस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी पढ़ने का मेन मोटिव ही यही था कि इनसे जो हमें आउटकम देखने मिलता है वो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो हमें क्या समझना है कि अगर हम एपीसी और एपीएस की बात करें तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप देखने मिलती है, कि अगर आप एपीसी और एपीएस को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? 1। उसी तरीके से एमपीएस और एमपीसी को जोड़ दोगे तो भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? 1। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा उसमें दो चीजें होंगी, एक कंजम्पशन होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो किसका होगा? सेविंग का। बस इन दोनों फैक्टर से ही मिलके क्या बन सकता है? चाहे एपीसी हो चाहे एपीएस हो। और इसी को अगर आप रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। पढ़ा होगा ना 6th-7th में कि एक यहां पर हमने फैक्टर रख के उसको एलएचएस और आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। जैसे कि यहां पर एपीसी को फाइंड करना है, तो क्या हो गया? यहां का जो प्लस एपीएस था उसको वहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीएस। या हमें एपीएस फाइंड करना था तो साइड एपीसी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एपीसी। सिमिलरली एमपीएस के लिए
यहाँ पर उस तरफ अगर हम शिफ्ट करेंगे, एमपीसी को फाइंड करना है तो 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस फाइंड करना है तो 1 माइनस एमपीसी। और रीजन एपीसी प्लस एपीएस 1, क्योंकि या तो कंजम्पशन होगा या तो सेविंग होगी, और सेम लॉजिक जाता है हमारा किसके लिए, एमपीसी प्लस एमपीएस के लिए। सो दैट्स इट गाइस, चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर खत्म। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में जल्दी ही, चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने इस चैप्टर में किया था, सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं उन्हें हम लेकर आए थे, वैसे ही हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।